मानिए कि ये आपका घर है, लेकिन इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसे लॉक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा घर होने का मतलब ही क्या जिसे आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल एंड आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 5 टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हमने देखा कि अगर आप अपने घर पर ताला नहीं लगा सकते तो आप उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो आपके घर के ओनरशिप होने का मतलब क्या हुआ। ठीक वैसे ही राइट का भी कोई मतलब नहीं होगा अगर उसके पास में प्रोटेक्शन ना हो। यानी कि अगर आप राइट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते हो तो उस राइट के होने का मतलब ही क्या है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। ये फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन और कुछ राइट्स हर पर्सन के लिए हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये राइट्स का वायलेशन हो जाए। तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोटेक्शन है वो है ये रिट्स। ये रिट्स वो रेमेडीज हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं एंड आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उसके बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी पहले जा सकते हैं, बस हमें रीज़न बताना होगा कि हम हाई कोर्ट पहले क्यों नहीं गए। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन नैरो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आर्टिकल 32 की रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 226 के रिट्स हम फंडामेंटल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इसका रिट ज्यूरिसडिक्शन ब्रॉडर है व्हेन कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वगैरह के लिए भी हम यहाँ पर रिट फाइल कर सकते हैं। तो हमारी पहली रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी। देखिए, हेबियस कॉर्पस की रिट तब इशू की जाती है जब किसी पर्सन को इल्लीगली डिटेन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को इल्लीगली डिटेन किया गया है तो हेबियस कॉर्पस की रिट वो खुद, उसका कोई फ्रेंड या फिर कोई और फैमिली मेम्बर लगा सकता है। ये रिट लगाने के बाद कोर्ट चेक करती है कि क्या सच में जो डिटेंशन है वो इल्लीगल है या नहीं, और अगर सच में बिना कोई रीजनेबल कारण के उसे डिटेन किया गया है तो यहाँ पर उस पर्सन को रिलीज करने का ऑर्डर पास कर देती है। लेकिन हेबियस कॉर्पस रिट के कुछ एक्सेप्शंस भी है जहां पर ये रिट इशू नहीं की जा सकती। ये रिट तब इशू नहीं की जा सकती जब डिटेंशन लॉफुल हो या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया हो या फिर जो डिटेंशन है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा किया गया हो या फिर जो आपका डिटेंशन है वो आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट हो जो यहाँ पे रिट इशू कर रही है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में हेबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं की जा सकती। एक इम्पॉर्टेंट केस देखते हैं, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में एक पर्सन को 14 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। इम्प्रिजनमेंट पूरा होने के बावजूद भी उसे रिलीज नहीं किया गया। तो यहाँ पाया गया कि उसका डिटेंशन इलीगल था और हेबियस कॉर्पस रिट इशू करके उसे तुरंत छोड़ा गया और उसे डैमेजेस भी प्रोवाइड किए गए। ये सबसे पावरफुल रिट है। ये सबसे पावरफुल रिट इसलिए है क्योंकि ये स्टेट के खिलाफ और प्राइवेट पर्सन दोनों के खिलाफ इशू की जा सकती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई पुलिस ऑफिसर है जिसने इलीगली किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, या ऐसा मान लीजिए कि उस पर्सन की बेल हो चुकी है लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे रिलीज नहीं कर रहा है। ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर ने उस पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है और इस सिचुएशन में हम हेबियस कॉर्पस रिट का यूज करके उसे तुरंत छुड़ा सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए किसी पर्सन को उसके नेबर ने डिटेन करके रखा हुआ है, तो उस नेबर के खिलाफ भी हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की जा सकती है। हमारी नेक्स्ट रिट है मैंडेमस। मैंडेमस भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है वी कमांड। ये रिट स्टेट के खिलाफ तब इशू की जाती है जब स्टेट अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो गया हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक ट्रक ड्राइवर है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसे लाइसेंस चाहिए है ट्रक चलाने के लिए। लाइसेंस इशू कराने के लिए वो आरटीओ में जाता है, लेकिन जो आरटीओ का ऑफिसर है वो उसे ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं कर रहा है और बार बार आनाकानी कर रहा है लाइसेंस देने में। अब ट्रक ड्राइवर को लाइसेंस ना मिलने की वजह से उसका आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है
क्योंकि वो अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस करने में असमर्थ। तो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर है वो आरटीओ ऑफिसर के खिलाफ मैंडेमस इशू कर सकता है और ये बोल सकता है कि आरटीओ ऑफिसर अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है लाइसेंस इशू करने की, जिसकी वजह से उसका आर्टिकल 19 बिजनेस करने का हैम्पर हो रहा है। मैंडेमस की रिट में ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने से स्टेट फेल हुआ हो। ये रिट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है और यहाँ पे जो पब्लिक ड्यूटी है वो मैंडेटरी ड्यूटी होनी चाहिए, ना कि डिस्क्रिशनरी ड्यूटी। मैंडेमस रिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है गुजरात फाइनेंशियल एस्टेट कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल का। इसमें जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रहती है वो एक प्रॉमिस करती है लोटस होटल को कि वो फंड्स रिलीज करेगी फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो फंड्स रिलीज नहीं करती है। चूंकि ये एक स्टेट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रहती है तो यहाँ पर लोटस होटल इनके खिलाफ लगा देता है गुजरात हाई कोर्ट में मैंडेमस रिट, और यहाँ पे कोर्ट उन्हें ऑर्डर करती है कि आप एज प्रॉमिस्ड अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। जो पब्लिक ड्यूटी यहाँ पे थी फंड रिलीज करने के लिए, और गुजरात फाइनेंशियल एस्टेट कॉर्पोरेशन को बोला जाता है कि आपको लोटस होटल के लिए फंड्स रिलीज करने होंगे। हमारी नेक्स्ट रिट है सर्शियोररी। ये भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। ये रिट में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को बोल सकते हैं कि आप अपने जजमेंट रिव्यू को सबमिट करो। वो ऐसा तब बोलते हैं जब ये डाउट हो कि जो जजमेंट लोअर कोर्ट्स के द्वारा दिया गया है या तो उसमें एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या तो उसमें लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या तो उसमें वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर खरा नहीं उतरता है। अगर लोअर कोर्ट के जजमेंट पाए जाते हैं कि वो सच में इलीगल है तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो उन डिसीजन को क्वैश कर देते हैं। ऐसा ही इस केस में हुआ था, जो केस है ए के कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हायर कोर्ट्स ने पाया कि लोअर कोर्ट्स के दिए हुए जजमेंट इलीगल हैं, जिस वजह से लोअर कोर्ट के जजमेंट को क्वैश कर दिया गया था। अब देखते हैं हमारी अगली रिट, जो कि है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन भी लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू फॉरबिड या फिर टू स्टॉप। जैसे हमने देखा कि सर्शियोररी तब इशू की जाती है जब केस ऑलरेडी डिसाइड हो गया हो, लेकिन अगर अभी केस डिसाइड नहीं हुआ है और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग चल रहा है तो उस केस में हम लगा सकते हैं प्रोहिबिशन। मतलब कि अगर केस डिसाइड नहीं हुआ है तो हम प्रोहिबिशन रिट इशू करते हैं कि केस वहीं पे रुक जाए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम वैक्सीन का यूज इसलिए करते हैं कि हमें कोई भी डिसीज हो ही ना पाए, तो गलती होने से पहले अगर हमें रोकना है तो हम प्रोहिबिशन इशू करेंगे, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। लेकिन अगर गलती हो चुकी है, यानी कि अगर हमें डिसीज हो चुका है, तो हम यूज करते हैं मेडिसिन उसे क्योर करने के लिए। तो अगर ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, जजमेंट हो चुका है जो कि इलीगल है, तो उसे क्वैश करने के लिए हम यूज करते हैं सर्शियोररी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड है जिसका केस एक नॉर्मल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर कोई चाइल्ड है तो उसका केस हमेशा जे कोर्ट में चलना चाहिए। अब अगर ये चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है प्रोहिबिशन की रिट के साथ में और बोलता है कि मेरा केस गलत कोर्ट में चल रहा है और इसे रोक दिया जाए, तो वहां पर प्रोहिबिशन इशू करके ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही इसे रोका जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और मान लीजिए इस बच्चे को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, तो इस डिसीजन को क्वैश करने के लिए सर्शियोररी रिट का हम यूज करेंगे, क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी आ गया है और इस कोर्ट का जजमेंट क्वैश करके प्रोसीडिंग को जे कोर्ट में भेजा जाएगा, क्योंकि वो ही कॉम्पिटेंट कोर्ट है। सो सिंपल वर्ड्स में, अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हमें किसी इलीगल जजमेंट को आने से रोकना है तो हम प्रोहिबिशन इशू करेंगे, और अगर वो इलीगल जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है तो हम सर्शियोररी रिट इशू करते हैं। क्योंकि इन दोनों रिट्स में सिर्फ इतना ही अंतर है कि एक में डिसीजन आ चुका है तब ये रिट इशू होती है और एक में डिसीजन नहीं आया है तब ये रिट इशू होती है, इसीलिए इन दोनों रिट्स को सिस्टर रिट्स भी कहा जाता है। हमारी लास्ट रिट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हो कि आप किस अथॉरिटी से उस पद को, उस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो पर्सन यहाँ पर ये रिट लगाता है उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वैकेंसी आनी थी, जो वैकेंसी आने पर एलिजिबल लोग एप्लीकेशन कर सकते थे, लेकिन ये वैकेंसी पब्लिश ही नहीं हुई और बिना पब्लिश हुए ही 10 लोगों को सीट्स अलॉट कर दी गई।
ऐसे में मान लीजिए कोई ए पर्सन है जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल था, लेकिन चूंकि वैकेंसी पब्लिश ही नहीं हुई तो वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया, जिससे कि ए का आर्टिकल 16 वॉयलेट हो जाता है, जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की बात करता है। यहाँ पर ए को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन डालने की, इस वजह से उसका आर्टिकल 16 का वॉयलेशन हुआ। तो यहाँ पर ए लगा सकता है रिट ऑफ क्यू वारंटो और पूछ सकता है इन 10 लोगों से कि ये किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं। याद रखिएगा, ये रिट केवल पब्लिक ऑफिस के लिए ही है, यानी कि सरकारी पदों के लिए ही है। किसी प्राइवेट ऑफिस में या किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ इस रिट का यूज नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 5 रिट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग हाई लीगल एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।